हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सचिन चौधरी, लेके आया हूं करंट न्यूज़ एनालिसिस। आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये 15th सेशन है होगा हमारा, जब से हमने शुरुआत की तब से। तो ये है हमारा चैनल MSIS 360 डिग्री कवरेज। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। आपसे मैं क्या करूँगा, हर सेशन के शुरुआत में मैं ड्यूरेशन लगभग बता दूंगा। आज का सेशन लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में होने वाला है, 25 से 30 मिनट तक। तो बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत आज के थॉट ऑफ द डे से। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ये जो थॉट है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जाता है। अगर हम फोकस करें इस पे, तो इसके मुताबिक ये जो हमें समझाना चाह रहा है, ये समझाना ये चाह रहा है कि अगर हम हमारे जो ड्रीम, हम सपने देखते हैं, सपने आप जितने बड़े देखेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। सपने देखने का कोई भी इस पे GST नहीं लगता आपका, आप समझ सकते हैं। तो जितने बड़े आप सपने देखेंगे उतना ही सुनहरा आपका फ्यूचर होगा। तो द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द ड्रीम्स। उसको साकार करने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप लगन के साथ काम करेंगे, सपना आपका साकार होता आपको नज़र आएगा। तो इसी सुविचारों के साथ चलो करते हैं शुरुआत आज के करंट अफेयर सीरीज़ की। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है हमारे सबके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नासाज फर्स्ट मिशन टू विजिट ए नियर अर्थ एस्टेरॉयड। इसमें गलती से एफ कट हो गया है, विच ऑफ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये ओमिट हो गया वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नासास फर्स्ट मिशन टू विजिट ए नियर अर्थ एस्टेरॉयड। पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह पर जाने के लिए नासा का पहला मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए ओरियन टेक्स, ऑप्शन बी ओसिरिस रेक्स, ऑप्शन सी पैंगोंग टो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मैं इस प्रकार के जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो मैं आपको बताऊँ। और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको जानने को मिलेगा इसमें क्या क्या नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका 10 सेकंड का मैं वक्त देता हूँ आपको, आप आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन बी ओसिरिस रेक्स। अब जिस टाइप का ये आपको क्वेश्चन लग रहा है, नाम से तो ये ओसिरिस रेक्स अजीब सा लग रहा होगा। अब सारी चीज़ें समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एस्टेरॉयड को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अब इसको समझाने से पहले, ओसिरिस रेक्स को बताने से पहले, आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली हम किन किन चीज़ों में हम इसको बांट के रखते हैं। देखो, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 3 टाइप के आइटम मिलते हैं, स्टार, प्लेनेट एंड थर्ड टाइप होता है वो एस्टेरॉयड होता है। स्टार वो होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है। स्टार में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बनती है, उसका रिएक्शन होता है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। गॉट इट। प्लेनेट वो होते हैं जो किसी लुमिनस बॉडी की मदद से चमकते हैं। लुमिनस बॉडी को क्या हुई यहाँ पे, लुमिनस बॉडी सन, सूर्य महाराज। तो प्लेनेट शाइन विद द हेल्प ऑफ सन। एस्ट्रॉयड जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी ऐसे प्लेनेट का ही सब पार्ट कह सकते हो। प्लेनेट दिखने में गोल होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक रेवोल्यूशन का एक, हम कह सकते हैं उसका स्पेसिफिक रेवोल्यूशन की एक धुरी होती है उसकी। लेकिन एस्टेरॉयड का कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। अब आपको प्लेनेट, सैटेलाइट और एस्टेरॉयड के ये जो फ़र्क है, इसमें मैं और भी जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारी जो गैलेक्सी है, ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी, अनगिनत गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, जो अभी तक पता चला है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ उसमें एक ही प्लेनेट है जो कि अर्थ है, और उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी गैलेक्सी है। 8 प्लेनेट हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इससे पहले 9 प्लेनेट होते थे, लेकिन 2006 में जो प्लूटो जो प्लेनेट है उसको एक तरीके से बर्फ़ के गोले के रूप में, उसको एस्टेरॉयड के रूप में घोषित कर दिया गया कि वो एक एस्टेरॉयड है। अब देखिए, ये तो है प्लेनेट की बात।
अब प्लेनेट और एस्टेरॉयड में क्या फ़र्क होता है वो आप जान लीजिए। सैटेलाइट को तो आपको पता ही है, प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, सैटेलाइट हमेशा प्लेनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। जैसे कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग सैटेलाइट, अलग अलग मून होते हैं। एस्टेरॉयड, तो एस्टेरॉयड की बात करें तो वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है जैसे प्लेनेट काटते हैं। अब मज़े की बात यह है कि एस्टेरॉयड हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं, जबकि प्लेनेट हमेशा इंडिविजुअल अपनी एक एक्सिस में मूव करते हैं। एस्टेरॉयड शेप में राउंड नहीं होते जैसे प्लेनेट होते हैं, और प्लेनेट राउंड शेप में होते हैं। हमारे गैलेक्सी का नाम फिर से बता दूं, मंदाकिनी गैलेक्सी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तहत एस्टेरॉयड को भी ये माना गया है कि ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये आप सबको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये जो आप इमेज देख रहे हो इसमें सबसे सेंटर में सूर्य दिखाया गया है, सन को दिखाया गया है। सबसे जो नज़दीकी प्लेनेट है उसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। उसके बाद जिसको हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं, उसके बाद जो विनस आता है उसको शुक्र ग्रह कहते हैं, वैसे विनस। और फिर तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आती है, और फोर्थ नंबर पे जो मंगल जिसको कहते हो मार्स आता है। देखो मार्स और अर्थ के बीच में एक आपको बिन्नू बिन्नू करके दिख रखा होगा, बिन्नू। यही है जो बिन्नू, यही है वो जगह जहाँ पे नासा ने, ये एक तरीके से जो बिन्नू है ये एक एस्टेरॉयड है जहाँ पे नासा ने एक मिशन भेजा था, ओसिरिस रेक्स। अब आप पूछेंगे कि सर वो तो ठीक है, इस मिशन को भेजा कब किया गया था? इस मिशन को भेजा गया था सन 2016 में, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 8 सितंबर 2016 को इस मिशन को भेजा गया था। तो सर आज क्यों पढ़ा रहे हो 2016 में सेंड किया था? तो बिल्कुल, इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो बिन्नू है, बिन्नू पे ये जो ओसिरिस रेक्स है, ये जो मिशन है ये पहुंचा 2020 अक्टूबर 2020 में पहुंचा। अब ये देखिए एक बार सोलर सिस्टम का आप डायग्राम देख लीजिए, ये सारे एस्टेरॉयड बेल्ट देख लीजिए। जुपिटर के बाद में एस्टेरॉयड बेल्ट शुरू हो जाता है, मार्स के बाद में शुरू हो जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होता है उसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसका मतलब इसमें खूब सारे एस्टेरॉयड अवेलेबल है इस जगह पे। गॉट इट? तो 11 मई 2021 यानी कल की तारीख को इस ओसिरिस रेक्स ने क्या किया, ये वापस से पृथ्वी की ओर चल पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या कोई वहाँ पे इसको कोई मिशन दिया था कि टच करके आना? नहीं, ओसिरिक्स का मिशन बहुत ही तगड़ा मिशन था। इसमें क्या हुआ, ओसिरिक्स बिन्नू पे लैंड नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी इसने बिन्नू जो एस्टेरॉयड है उसकी जो सैंपल 75 ग्राम वहाँ का जो उसने मिट्टी कह सकते हैं, वहाँ की जो सैंड का सैंपल लिया। अब आपको अचंभित हो रहे होंगे आप कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये बिना लैंड हुए वहाँ 75 ग्राम सैंपल उठा के वापस चल दिया है। इतनी भीड़ में, एस्ट्रॉयड की भीड़ में ओसिरिस रेक्स को पहले तो इसने ढूंढा, वहाँ से सैंपल पिक किया टेक्निकल वे से, बॉक्स में बंद किया और उस बॉक्स को फेंक दिया अर्थ की ओर। ये एक प्रोजेक्शन है जो कि सैंपल 2023 तक पहुँचेगा अर्थ पे। अब आप देखिए ये जो मैंने आपको बातें बताई अब आपको डायग्राम से समझ में आएंगी। ये देखिए आप सबसे पहले फिर से, ये इतना क्लियर नहीं है, ये क्लियर विजन है इसका। देखिए सन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। गॉट इट? जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर सैटर्न यूरेनस, फिर सैटर्न और यूरेनस यहाँ पे कॉमेट्स दिखा रखे हैं, फिर नेपच्यून है। गॉट इट? फिर क्यूपर बेल्ट उसके लास्ट में आता है। ये आप डायग्राम में देखिए, ये है वो ओसिरिस रेक्स। ये जो टिक रहा है, ये आपको ड्रिलिंग जैसा दिख रहा है, ड्रिल नहीं कर रहा है एक तरीके से, ये इस यंत्र की मदद से ये जो आपको बिन्नू है, बिन्नू एस्ट्रॉयड से ये सैंपल को पिक कर रहा है इस इमेज में। ये देखिए, ये आप रीड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है अगर कोई पूछना चाहे तो नासा, ये नासा का ओरिजिन्स, ओ फॉर ओरिजिन्स, एस फॉर स्पेक्ट्रल, आई फॉर इंटरप्रिटेशन, आर फॉर रिसोर्स, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एस फॉर सिक्योरिटी, आर फॉर रेगोलिथ, एक्स फॉर एक्सप्लोरर। ओसिरिस रेक्स ये है इसका फुल वर्जन, फुल फॉर्म। ओसिरिस रेक्स कैसे, देखिए आप ये सारा इमेज देखिए, इससे समझ में आएगा। इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे ये देखिए, फिर ये क्या करेगा 2023 तक लौटेगा ये। देखो गया कब था 2016 में,
गॉट इट। 2020 तक इस पेरिफेरी में पहुंचा है। अब ये जाने में इसको 4 साल का वक्त लगा है, तो आने में इनको कम से कम दो दो क्योंकि 1 साल वहाँ पे बिताने में लग गया और 2 साल इसको आने में वक्त लगा, तो कंप्लीटली 7 साल का ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ये आप देख सकते हैं। उठा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, यहाँ से लेकर नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पे आएगा। कहाँ पे आएगा ये मिशन आएगा नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पे पहुँचेगा। ये इस प्रकार से, इस डायग्राम को आप देखिए, सबसे जो लेफ्ट वाला डायग्राम सबसे ऊपर है, इसमें ये देखिए एक इसने यंत्र निकाला। इस यंत्र से इसने क्या किया, इसने ये जो बॉक्स सा खुला हुआ, देखो आपको एक ऐसा दिख रहा होगा बॉक्स सा सेंटर में खुला होगा, इसने सैंपल उठाया था। उस डायग्राम में मैंने उठाते हुए दिखाया था। देखिए देखिए यहाँ से सैंपल उठा रहा है। इसके बाद में इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इस सैंपल को लेके आया। फिर ये राइट, इसके जस्ट जो सबसे ऊपर की लेफ्ट की जो इमेज है, इसके जस्ट ऊपर की राइट में देखिए, ये फिर एक तरीके से ये बॉक्स बंद हो गया। बॉक्स बंद होने के बाद में ये बॉक्स की इमेज देख रहे हो, इस बॉक्स ने क्या किया, इसके अंदर जो माल मसाला भरा था इसको अर्थ की तरफ फेंक दिया। अभी क्या क्या होगा, अर्थ की तरफ ये धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी में आएगा। फिर ये कैसे लैंड कैसे करेगा, इसके एक तरीके से जो बैलून टाइप के ये होते हैं हमारे, वो इसमें सेट किए हुए हैं, तो इस मदद से ये उतरेगा 2023 तक। है ना कमाल का प्लान इनका। और नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर पे पहुंचेगा। अब ये जो 75 ग्राम सैंपल है उसका 75% पार्ट तो उसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखा जाएगा, बाकी का 25% पार्ट होगा उसे एक्सपेरिमेंट, उससे करेंगे एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, इसे पता क्या चलेगा, इसको बिन्नू के सैंपल का फ़ायदा क्या है, ये हमें ये बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा कि हाउ अर्थ फॉर्म्ड, एग्जैक्टली अर्थ फॉर्म कैसे हुआ था। तो बिन्नू का ओरिजिन भी माना जाता है 4.6 बिलियन ईयर साल पहले हुआ था, तो इससे ये पता चलेगा। देखिए किस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, अमेरिका देखिए किस लेवल पे काम कर रहा है। तो नासास प्लान फॉर बिन्नू आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिए पूरा। 20 अक्टूबर को ये पहुंच गया था, सैंपल ले लिया था इसने। अभी तो इसका इतना वक्त लग गया वहाँ से निकलने में। तो expert have claimed that space to contain the right ingredient of life. The sample should arrive on Earth in 2023. Bennu has a slim chance of colliding with our planet. हाँ इसका एक चांस भी है कि हमारे प्लेनेट के साथ 2100 जो नेक्स्ट जो सेंचुरी होने वाली है उसमें टकराए, ऐसा कम चांस है बट हो सकता है ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं, रीड कर लीजिए आप कंप्लीट। ये 2018 में पहुंच गया था हालांकि वहाँ पे। फिर इसने रूबेल्स कनेक्ट किए, इसको काफ़ी टाइम लग गया। और ये मिशन कम से कम 2.5 साल इसने मैपिंग में लगाए वहाँ के बिन्नू के सरफेस में, काफ़ी ट्राई किया, तब जाके इसने लास्ट में अब जाके सैंपल पिक किया। पहले इसने निरीक्षण किया, और इतना आसान नहीं होता कि इतनी एस्ट्रॉयड की भीड़ में इसको पहले तो यह पहचानना कि ओसिरिस, तो ये पहचाना कि बेन्यू ही है क्या, फिर ओसिरिस रेक्स ने डिसाइड किया, तब जाके ये सैंपल इकट्ठा किया। तो ये इस लेवल पे काम कर रही है नासा, आप देख सकते हैं। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन मैं इस प्रकार से लाया हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। एस्ट्रॉयड आर मेड अप ऑफ निकेल, आयरन, रॉक्स या ऑल ऑफ द अबव, ये आप देख सकते हैं। एस्ट्रॉयड किस चीज़ से मतलब बने हैं, इनका निर्माण किस चीज़ से हुआ है, तो निकल, आयरन, रॉक्स या ऑल द अबव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी इज टू लॉन्च डॉग-1 सैटेलाइट विच इज कंप्लीटली फंडेड विद क्रिप्टो करेंसी। फिर से आया है क्रिप्टो करेंसी, कल भी हमने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डॉग-1 उपग्रह लॉन्च करेगी जो पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से वित्त पोषित है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जाक्सा या फिर ऑप्शन डी स्पेस एक्स। 10 सेकंड का वक्त मिलता है। चलिए आंसर का खुलासा करते हैं। इस क्वेश्चन 2 का जो आंसर स्पेस डी ऑप्शन डी स्पेस एक्स होने वाला है। स्पेस एक्स इसका आंसर, ऑप्शन डी। एलोन मस्क का एक नया कारनामा आपको देखने को मिलेगा। इस व्यक्ति ने कुछ अलग ही लेवल पे काम करना शुरू कर रखा है। टेस्ला कार कंपनी के मालिक ये, स्पेस एक्स के मालिक ये सैटेलाइट ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कम से कम 5,000 सैटेलाइट इस्टेब्लिश कर देंगे। अब इन्होंने एक ठीक वैसे एक सैटेलाइट का और काम किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे एक सैटेलाइट बना दी इन्होंने, डॉज-1 करके। इसको बनाने में जो धन लगा होगा वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लगा होगा या लगाया गया है।
कल भी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये देखिए डोज वन, इस प्रकार का ये इन्होंने ये इमेज यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखिए, ये एलोन मस्क का ट्वीट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि एक तरफ तो अमेरिका के 12 स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है, जैसा कि आपको कल के लेक्चर को देखने को आपको मालूम चला होगा, और वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क डिक्लेयर करते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सैटेलाइट इस्टेब्लिश करेंगे। दुनिया में कमाल ही हो रहा है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की जब शुरुआत हुई तो बिटकॉइन के रूप में हुई थी, और क्रिप्टो करेंसी जिसने फाउंड किया उसका नाम सतोशी नाकामोटो माना जाता है, सतोशी नाकामोटो। हालांकि इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है कि ये है कहाँ के, बट ये एक तरीके से एक खुफिया आदमी बने हुए हैं कि सतोशी नाकामोटो है कौन। अनोनिमस है ये, इन अपनी पहचान नहीं बताई इन्होंने, बस नाम पता है सतोशी नाकामोटो। तो शुरुआत हुई थी बिटकॉइन के रूप में। बिटकॉइन की कॉपी बनाने के लिए 2013 में दो लोगों ने डोज कॉइन बना दिया। इसमें डॉग, इसमें किया क्या, डॉग को बैकग्राउंड में दिया गया था। ये देखिए, ये देखो डॉग है, ये दिख रहा है आपको, इसको बैकग्राउंड में दिया गया था डॉज कॉइन का। देखो ये है क्रिप्टो करेंसी का, पीछे की तरफ का लोगो ये है और फ्रंट का लोगो ये है, देखो डॉग। तो इसमें डॉग को बैकग्राउंड में दिया गया था। ये बिटकॉइन जैसी स्ट्रक्चर निकल आई। एलोन मस्क की वजह से अब सीन ये है कि डोज कॉइन सभी क्रिप्टो करेंसी का बाप बन चुका है, कि ये इतना मतलब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को इतना बढ़ा दिया है, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक बिटकॉइन की वैल्यू बताता हूँ, एक बिटकॉइन की वैल्यू नियर अबाउट 48 लाख 48 लाख रुपए है, सोचिए। तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो उससे भी ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा होगा। अब देखिए आप थोड़ा बहुत इनको मैं बता देता हूँ, बस यही इस क्वेश्चन में थी, एक्सप्लेनेशन थी। डोज कॉइन है क्या? डोज कॉइन एक ओपन सोर्स पीर टू पीर क्रिप्टो करेंसी है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका लोगो है एक कार्टून के मीम से लिया गया है, शिबा इनू डॉग के मीम से इसको लिया गया है। देखिए शुरुआत में तो इसकी बहुत मजाक बनी थी, लेकिन आज इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है। डोज कॉइन द क्यूट कॉइन क्रिएटेड एज ए जोक, ये देखिए मैंने बताया आपको, बट जम्प्ड मोर देन 300% इन वैल्यू, हैज स्पाउंड एन एक्टिव डेवलपमेंट कम्युनिटी, हाईलाइट हाउ पीपल आर सीकिंग टू फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन टू करेंसी एंड मनी। देखिए डोज कॉइन कैसे काम करता है। डोज कॉइन हैज़ बीन नोन फॉर इट्स चैरिटी डोनेशन एंड अदर गुड कॉजेज। सोशल मीडिया यूजर्स गिव डोज कॉइन टिप्स टू अदर यूजर्स फॉर प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट। डोज कॉइन कैन बी यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विस, ये गुड्स और सर्विस को खरीदने में भी काम आता है। सोशल मीडिया ने इनको बहुत टिप्स एक तरीके से अच्छा कंटेंट देने के लिए दी है। क्रिप्टो करेंसी अब क्या है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था, कल मैं इतना बड़ा सेशन हो रहा था इसलिए मैं आपको बताया नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा और इसके ज़रिए आपको पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी है क्या। ये देखिए इसका इतिहास देखिए। सबसे पहले इन 1998 वी डाई पब्लिश ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बी मनी एन एनोनिमस डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिका कैश सिस्टम, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। निक्स सबाजो क्रिएटेड बिट गोल्ड लाइक बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टू कैप्चर द पब्लिक इमेजिनेशन वाज बिटकॉइन विच वाज लॉन्च इन 2009 बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप नोन एज द अंडर सुडोनेम सतोशी नाकामोटो। ठीक है, 2009 में सतोशी नाकामोटो का एक सूडोनेम है, उसने इसको क्रिएट किया था। ये तो है इसका इतिहास। अब क्रिप्टो करेंसी, ये देखिए आप, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है। ये एक तरीके से डिजिटल मनी है जिसमें कोड जनरेट होते हैं। ये मनी क्रिएट होता है कोड से, जैसे अपन चीट कोड यूज़ नहीं करते मोबाइल का, अपन कोड यूज़ करते हैं, उस प्रकार से इसका भी कोई एक कोड होता है। द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी इज मॉनिटर्ड बाय पीर टू पीर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल से यूज़ होता है। इसमें कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होता, इसका कहीं पे भी रजिस्टर नहीं होती, कोई भी इसको रेगुलेट करने की कोई बॉडी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज एन इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग ऑफ डाटा। अगर आपने कभी गौर किया हो, आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, पहली बार जब किसी को मैसेज कर रहे हो, तो अगर आपके पास उसका नंबर भी सेव है तो उसमें क्या लिखा आता है, दिस मैसेज इज है 1 to 1 इनक्रिप्टेड करके आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनक्रिप्टेड का मतलब सिर्फ आप दोनों के अलावा, जैसे आप किसी को भेज रहे हो या अगला पर्सन आपको मैसेज भेज रहा है, तो आपके अलावा कोई तीसरी बॉडी है या तीसरा कोई कैंडिडेट है वो उसको देख नहीं सकता, मैसेज को कोई रीड नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी इज एन इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग ऑफ डाटा और ए हैश इनकोडेड टू सिग्निफाई 1 यूनिट ऑफ करेंसी। गॉट इट। ये आप लोगों देख लीजिए, मार्केट कैप देख लीजिए आज के समय पे। सबसे लेफ्ट में जो एग्जांपल दिख रहा है वो बिटकॉइन का है। फिर ये मिडिल में आपको इथेरियम मार्केट कैप दिख रहा है, ये भी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। और XRP मार्केट कैप। तो इस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है।
क्रिप्टो करेंसी, व्हाट डिजिटल करेंसी दैट कैन बी सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, गॉट इट। क्रिप्टो डिजिटली इनक्रिप्टेड होता है, सिस्टम ऑफ मनी होता है, मार्केट में इसकी वैल्यू शेयर बाजार की तरह बढ़ती और घटती रहती है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज डिजिटल मीडियम एक्सचेंज है, लिमिटेड सप्लाई होती है, ब्रांड न्यू एनोनिमस होता है। फियाट मनी और क्रिप्टो करेंसी में यही फ़र्क होता है, वो सेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होता है। फियाट मनी जो बैंक में हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं करेंसी हमारी, जिसको वैलिड करेंसी भी कहते हैं। फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज फियाट, और ये डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अनलिमिटेड सप्लाई है, इसकी लिमिटेड सप्लाई होती है क्रिप्टो की। फियाट वेल इस्टेब्लिश होती है, वो ब्रांड न्यू होती है। उसका अनोनिमस, उसका पता नहीं है कि किसने इजाद किया, नॉट अनोनिमस, ये छुपी हुई नहीं है एक तरीके से। रिस्क देखिए, हैकर्स, इसका रिस्क किस किस चीज़ों का रहता है, हैकर्स का रहता है, स्कैम काफ़ी होते हैं, नो प्रोटेक्शन और वॉलेटिलिटी, गॉट इट। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट देखिए, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इज ए सिक्योर डिजिटल वॉलेट यूज टू स्टोर, सेंड एंड रिसीव डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन। मोस्ट कॉइन हैव ए ऑफिशियल वॉलेट और ए फ्यू ऑफिशियली रिकमेंडेड थर्ड पार्टी वॉलेट्स। ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रकार से काम करती हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ये सिस्टम में ऑपरेट करती है, ये आप देख लीजिएगा। ये बेनिफिट और अननोन है इसके, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ। अब हम समय नहीं गवाएंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड, इंडियन आर्मी इंडक्ट्स फर्स्ट बैच ऑफ हाउ मैनी वीमेन सोल्जर्स इन मिलिट्री पुलिस। भारतीय सेना ने पहली बार सैन्य पुलिस में कितनी महिला सैनिकों को शामिल किया है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 75। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 83 होने वाला है। आंसर इज 83, ऑप्शन बी। अभी पहली बार कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब देखिए, इन जो पहली बार जब वीमेन सोल्जर्स को मिलिट्री पुलिस में इनको दाखिला मिला है, तो इनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो 61 वीक की, 61 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। इंडियन आर्मी इंडेक्स फर्स्ट बैच ऑफ वीमेन मिलिट्री पुलिस आफ्टर ग्रुएलिंग ट्रेनिंग पीरियड, गॉट इट। ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, कंप्लीट 61 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। अब मैं आपको कुछ चीज़ें स्टैटिक, जो इससे रिलेटेड चीज़ें वो बताऊंगा, फिर स्टैटिक बात बताऊंगा। और ये कहाँ से दी गई है, एक तरीके से मीन्स कि इनको ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड बेंगलोर में हुआ था। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ था 2019 में, डिक्लेयर जनवरी 2019 में डिक्लेयर किया था कि इंडियन आर्मी में विमेन को भी, महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा मिलिट्री पुलिस में। 2036 तक का टारगेट है गवर्नमेंट का कि 1700 वुमेन, 1700 वीमेन को सोल्जर, एक तरीके से आर्म फोर्स में या सोल्जर पुलिस में इनको दाखिला मिलेगा, मिलिट्री पुलिस में इनको दाखिला मिलेगा। आफ्टर दिस बैच ऑफ 83, इस 83 बैच के बाद का हर साल, कम से कम हर साल, ईच ईयर 100 वीमेन सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाएगा। 2036 तक का 1700 वीमेन का टारगेट है। अब इंडियन आर्मी के बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंडियन आर्मी की फाउंडेशन डेट 1 अप्रैल 1895, 1 अप्रैल 1895। 1 अप्रैल को ही, इसके अलावा अगर हम याद करें तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल 1936। उत्कल दिवस यानी उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इंडियन आर्मी के बारे में हो गया। इसका मोटो क्या है, इसका जो एम है, मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ इसका एम मोटो है। होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, हम इंडिया में आर्मी डे कब मनाते हैं, आर्मी डे कब आता है। ओके। अब हमारा कमांडर इन चीफ, हमेशा हमारे कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, हमें हमेशा याद रखना, कमांडर इन चीफ हम हमेशा प्रेसिडेंट को मानते हैं, प्रेसिडेंट को मानते हैं। तो फिलहाल रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो कमांडर इन चीफ हो गए। अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो बिपिन रावत हैं, जो कि 4 स्टार हैं। अब हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो मनोज मुकुंद नरावने हैं। कौन है, मनोज मुकुंद नरावने।
तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। होमवर्क का क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 2 दे दिया मैंने होमवर्क में आज अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एन ऑनलाइन एन ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वाज लॉन्च इन विच स्टेट। एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आसाम है। अब देखिए है क्या, ऑनलाइन फील्ड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया आसाम में, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या बात है, क्या माजरा है, सब बताऊंगा। आसाम में जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो तिब्बत से बह के आती है वो आसाम में पहुंचती है। गॉट इट। तो होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन लिखिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिन कहाँ से होती है। उस स्पेसिफिक ओरिजिन मतलब तिब्बत में तो होती है, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो तिब्बत में कौन सी जगह से होती है और वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर को कौन सी जगह से ओरिजिन होती है स्पेसिफिक, और वहाँ पे इसको क्या कहते हैं। इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वहाँ पे किसी और ही नाम से कहते हैं, वो क्या किस नाम से जानी जाती है आप बताएंगे। तो ब्रह्मपुत्र जब आसाम अरुणाचल प्रदेश होकर आसाम में जब पहुँचती है तो हर साल एक तरीके से बाढ़ लेके आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हो गई चिंता इस चीज़ से, व्याकुल हो गए वो। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए अरेंजमेंट किया। हर साल 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में हर दिन इनको अपडेट चेक करनी होती है कि आज किस क्षेत्र में यहाँ पे बाढ़ आएगी। अब ये बाढ़ आने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे कि हमें सबको मालूम होना चाहिए कि आसाम, स्पेशली आसाम की जो कैपिटल दिसपुर है, कैपिटल दिसपुर के पास में गुवाहाटी रीजन है, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी क्षेत्र में होता क्या है, वहाँ पे एक बॉल जैसे कटोरे जैसी शेप में वो एक जगह है, वो क्या कटोरे जैसी शेप में है। तो होता क्या है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर अपने साथ खूब सारा सेडिमेंट लेकर आती है और खूब सारे वॉल्यूम के साथ पानी जब आता है तो वहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब किया क्या है, यूनिसेफ के साथ मिलके मोबाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है ताकि लोगों के पास अलर्ट जारी हो जाए, और अब मोबाइल की हेल्प से हर पर्सन को अलर्ट मिल जाएगी कि इस क्षेत्र में इस एरिया में बाढ़ आएगी, तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन का सार। अब आसाम एक बार मैप में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आसाम। और हाँ, कल एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड कहाँ पे है, तो वो आसाम में ही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही है। और वो जो है उसको मजूली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मजूली आइलैंड ये देख सकते हैं आप, ये ब्रह्मपुत्रा का ये तिब्बत यहाँ से, ये जो ब्लैक कलर में डिनोट कर रखा है ये ब्रह्मपुत्रा का रास्ता है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर से आती है ऐसे करके, फिर इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश से आसाम से होते हुए फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। गॉट इट। ये पैसेज है। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन याद रखना होगा। आसाम का हमने कल ही डिस्कशन किया था, फिर भी मैं आसाम के लिए आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें लेके आया हूँ। ये कैपिटल देखिए दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर जो नए बने हेमंत बिस्वा शर्मा, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7, लेजिस्लेटिव असेंबली 126। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लोकसभा सीट राज्य और लेजिस्लेटिव असेंबली ये कभी याद मत करा करो। कैपिटल कर लो, गवर्नर कर लो, चीफ मिनिस्टर कर लो, और नेशनल पार्क कर लो, दिब्रू साइखवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये 5 इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी भी बताया था यहाँ पे। तो ये आसाम के बारे में तमाम चीज़ें। आसाम अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो 2 कंट्री के साथ होता है, नॉर्थ में भूटान और साउथ में, आसाम के साउथ में बांग्लादेश। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 5 जो राज्य हैं, 5 स्टेट बॉर्डर इससे टच करते हैं, तो आप सबको मालूम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 5, हु हैज़ बिन सेलेक्टेड हु हैज़ बिन इलेक्टेड टू द प्रेस्टिजियस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इन अमेरिका। अमेरिका के प्रतिष्ठित राज्य विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए शंकर घोष, ऑप्शन बी विनोदा भावे, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी श्यामलाल शर्मा। 10 सेकंड का समय मिलता है बच्चों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर आपको मिल चुका होगा आई थिंक। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन ए शंकर घोष। शंकर घोष जी को ये अवार्ड मिला है, इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट होते कौन है? जो हमारे इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाने, उनको इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इनको ये प्रेस्टिजियस नेशनल अकादमी ऑफ साइंस ये मिला है, न्यूयॉर्क में मिला है।
ये आप देख सकते हैं 120 नए इलेक्टेड मेंबर अनाउंस किए गए हैं एकेडमी में। ये एक सिल्वरस्टीन और हट फैमिली प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी के, और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में काम करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु है, अब ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इतना कुछ डिटेल करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें फटाफट हम निकल लेते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी विनोद भावे, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी श्यामलाल शर्मा। बताइए। वैसे मेरे ख्याल से आप सबको इसका आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन ए अनुपम खेर इसका आंसर। अनुपम खेर जी बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हैं न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये आप देख सकते हैं। ये आप रीड कर लीजिए एक बार, फिर अनुपम खेर जी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे आपको। अनुपम खेर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर इस परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट फिल्म। इनकी एक शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म जो होती है 10 से 15 मिनट की जो मूवी होती है, छोटी छोटी जो मूवी आती हैं जो मैसेज दे के जाती हैं, तो उसमें एक हैप्पी बर्थडे करके एक मूवी आई है इनकी, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिला है। इस फिल्म का डायरेक्टर है वो प्रसाद कदम जी हैं, और प्रोड्यूस FNP मीडिया। अनुपम खेर के अलावा इसमें जो स्टार काम किया है इस मूवी में वो है अहाना कुमरा। तो ये फिल्म बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीत गई है, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। अनुपम खेर जी की हम बात करें तो इनका जन्म 1955 में हुआ था। आज के वर्तमान समय में ये 66 वर्ष के हो चुके हैं। इनको काम करते हुए बॉलीवुड में 37 साल हो गए हैं। पहली फिल्म इनकी 1984 में आई थी, तो तब से लेके आज तक इन्होंने, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 500 से ज़्यादा फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये निकल के एक्टर बने हैं। NSD से काफ़ी और भी प्रचलित चेहरे, जैसे कि हमारे लेट श्री इरफान खान जी, और बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार नेशनल NSD से निकले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2021 मैड्रिड ओपन वीमेंस सिंगल टाइटल। 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अरियाना सबलेनेका, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, या फिर ऑप्शन डी कैरोलिना मरीन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बस मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है, जो स्पेन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल मैड्रिड। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए अरियाना सबलेनेका होगा। अब ये अरियाना सबलेनेका ये है कहाँ की है? बेलारूस की है। ये 7th रैंक टेनिस की खिलाड़ी है। इन्होंने फर्स्ट रैंक खिलाड़ी को हराया है। जो फर्स्ट रैंक जो खिलाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया की एस्लेक बार्टी हैं, उनको इसने हराया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये देखिए एस्ले बार्टी को 6-0, 6-3, 6-4 से हराया इन्होंने। 3-6 से ये खुद हारी थी, और 6-4 से तो सीरीज जीत गई हैं। तो ये था आज के समाचार, और बाकी के समाचार आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए रेगुलर क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ, बी अवेयर ऑफ COVID-19। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल वेडनेसडे।